गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अपने दक्षिण भारत के सबसे समृद्ध राष्ट्र के बारे में। मैं कहूँगा राष्ट्र क्योंकि उस समय 14वीं शताब्दी में भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और इनमें से एक राज्य था जिसका कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग राजा जो है अपना शासन देते तो एक राष्ट्र की भांति ये अपने आप को रखते थे। तो सोचिए 14वीं शताब्दी में एक ऐसा दक्षिण भारत में राज्य स्थापित हुआ जो धीरे धीरे करके जो है अपनी समृद्धि की तरफ जो है लगातार बढ़ता चला गया। और एक समय एक ऐसा योग्य शासक है जिसका नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है, क्या नाम था? कृष्णदेव राय। उसने इस राज्य को सबसे समृद्ध बना के रख दिया। मतलब अब जो राज्य था वो आज के फ्रांस और जो यूरोपीय देश है, छोटे छोटे देश हैं जो आज समृद्धि में सबसे आगे है, वैसा ही ये राज्य स्थापित था। कब? 14वीं शताब्दी में। तो प्राउड फील होता है कि उस समय एक हिंदू राष्ट्र था और ऐसा राष्ट्र था जो सबसे समृद्ध था। तो आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो सीखने की जरूरत है ना। तो चलिए आज हम ऐसे राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। नंबर 1, हम्पी और कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कौन है हम्पी और कर्नल? इसका संबंध जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी से क्या है? सबसे पहले याद रखिए ये जो विजयनगर साम्राज्य जिसकी भूमिका मैंने अभी आपको बताई, इसी के राजधानी का नाम है हम्पी। और ये वहाँ से हम्पी के ही ये दृश्य हैं जो खंडहर वहाँ पर हैं, जो चीख कर बताते हैं कि देखिए 14वीं शताब्दी में कुछ ऐसा राज्य यहाँ स्थापित हुआ था जो सबसे समृद्ध था उस समय, किसी भी, चाहे वो कला के मामले में या फिर जो है किसी व्यापार के संबंध में या फिर किसी कृषि के संदर्भ में, हर जगह वो आगे था। हम्पी जो राजधानी था वहाँ पर पता ही नहीं था। अंग्रेजों के शासनकाल में ये बेड़ा उठाया कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। वो पेशे से इंजीनियर थे, सर्वेक्षक थे और मानचित्रकार थे। 1800 ईस्वी में उनको जो है हम्पी जाने का मौका मिला तो उन्होंने पाया कि यहाँ कुछ अवशेष ऐसे हैं जो बताते हैं कि यहाँ कुछ खास रहा है। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका जो है मानचित्र तैयार किया। और इसी की ही उपलब्धियों को देखते हुए उस समय कंपनी के जो शासन जो था वो कंपनी का शासन था। तो उन्होंने इनको जो है 1815 ईस्वी, याद रखना ये डेट, 1815 ईस्वी में उनको पहला सर्वेयर जनरल बनाया भारतवर्ष का, जिसका कार्य क्या होगा कि इसी तरह से पुरातात्विक जो भी चीज़ें हैं, जो पुराने समय का इतिहास है, उसकी खोज करना। तो ये थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। और इस पद पर वो 1821 ईस्वी तक रहे। तो विजयनगर का वैभव अगर जानना हो, वो थे कौन? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो इसलिए हम्पी का और कर्नल कॉलिन मैकेंजी का संबंध यहाँ जानने को मिल गया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, और वो आता है कि विजय साम्राज्य ये कैसे समृद्धि की ओर, जिसकी मैंने बात करी कि ये बहुत समृद्ध राष्ट्र था उस समय, राज्य था उस समय, कैसे था ये? देखिए 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी का जो ये काल रहा है, लगभग 300 से ज़्यादा समय तक जो है ये राज्य जो स्थापित रहा। और 17वीं शताब्दी में जाकर इसका अंत भी हो गया। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, ये नेचर का लॉ है। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जो है, जहाँ ये जो विजयनगर साम्राज्य था, एक शहर स्थापित हुआ, तो वहीं से ये बढ़कर जो है वो एक राज्य की तरफ और एक बड़े साम्राज्य की तरफ बढ़ा। यहाँ पर 4 अलग अलग राजवंशों जो है शासन किया। याद रखना 4 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। पहले आ जाता है वो है संगम, फिर आता है सुलुभ, फिर आता है तुलुभ और फिर आता है अरावंत। क्लियर हो गया? ये 4 नाम याद रखना पड़ेगा। पहले संगम, फिर है सुलुभ, फिर है तुलुभ और फिर है अरावंत। अब इन सभी जो अलग अलग राजवंशों ने शासन किया लगभग 300 वर्षों तक, उनमें एक व्यक्ति का नाम सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, वो है कृष्णदेव राय। ये सर्वाधिक महान, सबसे शक्तिशाली और सबसे योग्य शासक रहा अपने शासनकाल में। और उसी के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में जो है ये अपने चरम स्तर पर पहुंच गया, सबसे समृद्धि के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, और हमेशा इतिहास के लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने देश को बनाने में योगदान दिया, कुछ ऐसा काम किया जिसको आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ जो प्राप्त हुआ। तो याद रखना उनको ही लोग जो है याद रखते हैं, बाकी सारे आते हैं और पता नहीं कितने लोग आ गए और कितने लोग चले गए। ये थे कृष्णदेव। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इनका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो आता है। अब आता है ये जो विजयनगर साम्राज्य था, ये कैसे एक छोटे से नगर से जो है, या इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आता है। विजयनगर साम्राज्य की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है। माना जाता है
कि कांपली के जो शासक थे, कांपली के जो शासक दक्षिण भारत में, वहाँ पर दो भाई रहते थे, मतलब वहाँ नौकरी करते थे दरबार में, जो बड़े योग्य थे और उनका नाम था हरिहर और बुक्का। याद रखना, हरिहर और बुक्का, दोनों का नाम क्या है? हरिहर और बुक्का। हरिहर बड़े थे और बुक्का छोटे थे, योग्य थे। हुआ क्या कि डेट याद रखना पड़ेगा आपको, 1327 ईस्वी में, 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के जो है वो शासक थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो यहाँ पर जब वो वापस जाते हैं, हमेशा ऐसे से देखा जाता प्राचीन समय से ही कि जब कोई आक्रमण करता है तो जीतने के बाद धन संपत्ति तो ले ही जाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी ले जाते हैं जैसे कि नौकर नौकरानियों को लेकर चले गए, सुंदर स्त्रियों को लेकर चले गए, और ऐसे विद्वान जो उनके लिए सहायक हो सकते हैं उनको भी ले जाते हैं। तो हरिहर और बुक्का को भी उठा के ले गए। अब ये मुस्लिम थे तो उन्होंने क्या किया, इनके इसका धर्म भी परिवर्तन कर दिया। क्या बना दिया? मुस्लिम बना दिया दिल्ली में जाकर। अब क्या हुआ कि पीछे जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच में कांपली में जो है विद्रोह हो गया, कांपली में विद्रोह हो गया। तो अब जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इन दोनों भाइयों को जो कुछ सेना दी और वापस भेजा कि जाइए शांति की स्थापना करिए। लेकिन ये थे अंदर से तो हिंदू थे। जैसे ही ये दक्षिण भारत में पहुंचे तो वहां पर इनके जो गुरु थे, याद है गुरु का नाम इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है विद्या राणा। गुरु का नाम है विद्या राणा। विद्या राणा जी ने इनको कहा कि देखो बेटा, तुम जो है वो बेसिकली जो है आप हैं हिंदू, तो इसलिए आपको हिंदू बनना पड़ेगा फिर से। और दूसरा कि तुम योग्यता रखते हो, इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि तुम यहां पर जो है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करो। तो शिष्य मान गए। पहले शिष्य ऐसे ही होते थे। सोचिए एकलव्य ने अपना अंगूठा तक दे दिया, है ना, ये भी नहीं परवाह की करी। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि अंगूठा ही उसकी धनुर्विद्या का सबसे बड़ा प्यादा था, खत्म हो गया। ऐसे शिष्य रहे तो क्या कहा कि ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद लिया। और फिर क्या हुआ, याद रखना डेट है अगली 1336 ईस्वी में वहां एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा के किनारे जो है उन्होंने स्थापित किया एक नगर जिसका नाम था विद्यानगर। और किसके नाम पर? विद्या राणा, जो गुरु थे उनके नाम पर उन्होंने अपना नगर बसाया। ऐसा होता है गुरु और शिष्य का कार्य। जब दोनों मिल जाए तो कुछ अद्भुत रचना होती है। तो हुआ यही नगर बाद में इतिहास में कहलाया विजयनगर। क्लियर हो गया? तो विजयनगर की स्थापना का जो है वो आपने याद रखना, कौन किसने स्थापित किया था। तो याद रखना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर जो है अपने गुरु के नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम था विद्यानगर। और यही विद्यानगर धीरे धीरे करके जो है बड़ा होता चला गया, उसकी सीमाएं बढ़ती चली गई और बाद में ये बन गया एक विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट आता है, वो आता कृष्णदेव राय, जो यहाँ का सबसे योग्य शासक था। उसके बारे में कि वो ऐसा क्या था कृष्णदेव राय में, या उसकी उपलब्धियां क्या थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था। तो याद रखना, नंबर एक महान योद्धा और सेनानी। कृष्णदेव राय ने जितने भी युद्ध लड़े अपने समय में वो सारे के सारे उसमें उस समय जीते। तो ये योद्धा को बताता है। और सेनानी इसलिए क्योंकि ये हमेशा अपनी सेना का आगे चलते हुए नेतृत्व करता था। राजा सबसे आगे चला, सेना पीछे चली। और भी कारण था कि ये हमेशा अपने सैनिकों के लिए जो है ना जान निछावर करने के लिए तैयार रहता था और उनकी हर एक सुविधा का ख्याल रखना, उनसे प्रेम रखता था। तो सोचिए, जब आप छोटों के साथ ना प्रेम रखते हैं तो वो बड़ों का भी आदर करते हैं। ये और राजा अगर प्रजा के साथ, राजा अगर सैनिकों के साथ प्रेम रखता तो सोचिए वो अपनी जान निछावर करने तैयार रहेंगे। तो सोचिए जितने युद्ध हुए सारे के सारे जीते, क्यों? इन सैनिकों के ही कारण। तो क्या था? महान योद्धा था और सेनानी था। क्लियर हो गया? ये बता रहे हैं कि देखिए एक कैसी योग्यता ऐसे थोड़ा ना रखी होगी, प्रमाणित करना पड़ता है अपने कार्यों से। तो पहला योद्धा और सेनानी। दूसरा, एक प्रशासक के तौर पर सोचिए, बैठे हैं, आपको गद्दी पे बिठा दिया गया है, लेकिन अगर आप अच्छा प्रशासन न दे पाए तो आपकी अयोग्यता जो है विफल होती है। फिर समृद्धि कहाँ से आएगी? तो सोचिए, अगर आप देखेंगे अधिकतर लड़ाइयों में रहा, अधिकतर लड़ाइयाँ उसने लड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल होते चले गए वहाँ पर उसने अच्छा प्रशासन दिया। ऐसे नहीं किया कि ये मेरे साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, अभी नया आया है, उसके साथ बैर भाव रखना, बिल्कुल भी नहीं। हर बराबर इक्वलिटी रखी गई, सबके साथ बराबर का दर्जा और हर जगह बराबर का प्रशासन जो है वो दिया गया। और प्रशासन में जितने भी अधिकारी थे उनको चुनने का जो है, चुनने का मादा कौन थे? वो राजा रखता था, बड़े बड़े अधिकारियों को नियुक्त कर। लेकिन एक ही
एक ही मात्र था कि कैसे उसको चुनने का, वो था उसकी ईमानदारी और उसकी योग्यता, जो आज देखने को नहीं मिलती है। अगर ईमानदार और योग्य अधिकारी को जो उस पद के लिए योग्यता रखता है उसको चुना जाए तो समृद्धि होती आती है। ये विजयनगर से सीखी, विजयनगर साम्राज्य से। इन लोगों के ही कारण विजयनगर साम्राज्य अपने समृद्धि की तरफ लगातार बढ़ता चला गया। तो इसलिए अच्छा प्रशासन देना ही समृद्धि का सूचक होता है। और यह भी माना जाता था कि न्याय के लिए इतना निष्पक्ष था कि एक तरफ को राजकुमार भी आ जाए तब भी वो वही न्याय देगा जो सही है, निष्पक्ष न्याय के लिए। इसके अलावा अपराधियों को दंड दिया जाना, कठोर दंड दिया जाना, मृत्यु दंड तक उसको दे दिया जाता था, कठोर दंड। तो भाव कहने का मतलब ये है कि जब तक आप गलत काम करेंगे और उसका दंड उचित आपको नहीं मिलेगा, आप उस काम को एक बार नहीं 100 दफा करेंगे। और ऐसा ही शायद कुछ देखने को मिलता है आपके चारों तरफ कि किसी ने किसी व्यक्ति को मार दिया है, जेल जाता है, छूट जाता है, फिर वो सबसे गुंडा बन जाता है और फिर रूप दिखाकर पैसे ऐंठता है। विजयनगर साम्राज्य में अपराधी नजर नहीं आते, समृद्धि आई, अच्छा शासन दिया। फिर नेक्स्ट आता है कला तथा साहित्य का संरक्षक, कला और साहित्य का प्रेम। राजा कदर करता था। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर इन दो चीजों की कदर ही नहीं हुई। तो फिर वैभव किस चीज का? अरे कला, चाहे वो भवन कला है, वो तभी देखना आप उसके जितने भी भवन बने हैं, आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर जो गोपुरम की है, क्या सुंदर कृतियां, पत्थर से बने हैं लेकिन ऐसा लगता है लकड़ी की तरह तरासे गए हैं। तो ये कला जो है उसके शासनकाल में निखर कर आई, क्योंकि वो कलाकारों को या फिर साहित्यकार को, जो लिखने वाले अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते थे, कहानियां लिखते थे, उनको जो है वो अपने दरबार में जगह देता था, संरक्षण देता था, धन देता था, उनकी सहायता करता था। इसलिए उस समय जो है क्या हुआ, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत जो है वह तरक्की हुई। क्योंकि हर क्षेत्र में तरक्की होना ही समृद्धि का सूचक है। केवल पैसा धन आ जाना वो काफी नहीं है, विचारों की भी जो है वो शुद्धता होनी चाहिए, विचारों से भी वो ऊंचा होना चाहिए। तो ये है क्या क्या हुआ, उसने क्या किया। देखिए हम बात कर रहे हैं कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर एक नगर बसाया था विजयनगर के साथ ही, और उसका नाम था नंगलपुरम। याद रखना क्या था, नंगलपुरम नामक नगर जो है बसाने का काम किया था अपनी माता के नाम पर, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बसाया गया। एक और आता है हजारा राम मंदिर। इसे भी जो है कृष्णदेव राय ने हजारा राम मंदिर को बनाया था, किस लिए, अपने लिए और अपने राजशाही परिवार के लिए। राम मंदिर था और बहुत ही खूबसूरत, आप देखेंगे इसका शायद मैंने नहीं दिया इधर, आगे आपको बताने वाला हूं। तो ये भी एक उस समय कलाकार बनना है। इसके अलावा दक्षिण भारत में मंदिरों के बाहर उसने गोपुरम स्थापित किए। दक्षिण भारत में जब आप जाएंगे बड़े बड़े मंदिर होते हैं और उसके अंदर जाएंगे, एक तो विशाल दीवार से घेरा होता है और वहां पर अंदर जो दरवाजे होते हैं जाने के लिए उसको गोपुरम कहा जाता है। आप देखेंगे ये गोपुरम है, इसके अंदर से प्रवेश करते हैं, फिर मंदिर आगे होता है। तो इसको बनाने का कार्य किसने किया, कृष्णदेव राय ने उस समय दक्षिण भारत में किया। फिर कृष्णदेव राय के समय में ही साहित्य कला की प्रगति इसलिए भी हो पाई क्योंकि वो 2 भाषाओं का ज्ञाता था। याद रखना, दक्षिण भारत की भाषा तेलुगु भाषा और उत्तर भारत की संस्कृत भाषा, दोनों ही भाषाओं का ज्ञाता था, है ना। फिर इसके अलावा सोचिए, इसने तेलुगु भाषा में इतना विद्वान था कि उसने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है अमुक्त मल्यद। याद रखना, अमुक्त मल्यद नामक उसने जो है ग्रंथ जो है वो लिखा था तेलुगु भाषा। तो फिर वो क्यों नहीं करेगा दूसरों की कदर, अगर खुद कलाकार है, खुद जो है वो लिखने वाला है, खुद जो है पढ़ने वाला, तो दूसरों की भी वो कदर करेगा। तो ऐसा उस समय हुआ। तो कला और साहित्य के क्षेत्र में भी काफी जो है वो प्रगति हुआ, बहुत सारे विद्वान उसके दरबार में रहे। अब आ जाते हैं विजयनगर साम्राज्य जो है ये पतन क्यों हो गया। इतना समृद्ध था और फिर पतन, कहते हैं ना जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, ये नीचे का नियम है। कोई जो है लंबे समय तक चलते हैं, कोई जो है, लेकिन पतन होता ही है, ये नेचर है। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी, ये अपने तक तो माना, जब तक कृष्णदेव राय तब तक जो है समृद्धि में रहे, लेकिन उसके बाद सदाशिव राय जैसे जो उत्तराधिकारी थे वो निकम्मे साबित हुए। वो किसके कठपुतली बन गए, अपने जो सेनापति उसके ही कठपुतली बन गए, राजा खुद। तो तब जो है पतन होना ही था। तो पतन के जो कारण है एक एक करके निर्बल केंद्रीय सरकार
हुआ क्या था कि जो प्रशासन था वो इस तरह से चलता था कि केंद्र से राज्यों को, जो जिनको मंडल कहा जाता था, राज्यों को राज्य नहीं कहा जाता, जैसे अब कहते हैं हिमाचल प्रदेश, प्रदेश नहीं कहते, वो मंडल कहे जाते थे। तो मंडल में जो मंडलेश्वर होता था, जो बड़ा अधिकारी था, जिसको काम था देता था कि आपने अपने अपने मंडल में शांति व्यवस्था कायम करना है, उनको बहुत सारी शक्तियां दे दी गई थी। किस तरह की शक्तियां? सोचिए, वो सिक्के चला सकता था, जैसे हिमाचल है एक जो है, तो यहाँ का जो मंडल था, सीएम था, वो क्या कर सकता था? अपने सिक्के भी जारी कर सकता था, अपने अदालत भी लगा सकता था। फिर सिक्के चलाना हो गया, अदालतें रखना हो गया, या सेना रखना। सोचिए, सेना रखने का अधिकार भी उनके पास था। तो जब सेना होगी तो नेचुरली क्या है, वो ताकतवर होंगे, और इतने ताकतवर हो जाते थे कि कई बार अगर योग्य शासक हुए, कौन, कृष्णदेवराय की तरह, तो हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन सदाशिव जैसे हुए तो फिर वो बाहर भी हो जाएंगे कि आज से हम अलग राष्ट्र हुए। पतन के कारण हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की शक्तियां देने के कारण जो केंद्र जो था वो निर्बल हो गया था, और राज्य जो है ज़्यादा जो है वो ताकतवर हो गए, इसलिए भी जो है इसका पतन हुआ। दूसरा, कृष्णदेवराय के दुर्बल उत्तराधिकारी। दुर्बल सदाशिव राय, बहुत ही दुर्बल, बस वेश्यावृत्ति में पड़े रहना, शराब पीना, ध्यान ही नहीं, अपने जो राय है, सॉरी राम राय हैं, जो उनके सेनापति है, उसकी हाथी में कठपुतली बन बैठे हैं। तो फिर पतन होना ही है, निकम्मे साबित हुए आने वाले उत्तराधिकारी। फिर आता है भिन्न भिन्न राजवंश, कि 4 राजवंशों ने अलग अलग शासन किया। इतिहासकार मानते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, एक ही वंश होता, तो शायद वो एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र न रचते, और षड्यंत्रकारी ज्यादा होते चले गए। पहले क्या था? संगम, फिर सुलु, फिर तुलु, फिर अराबिंदु, और बहुत सारे शासक आए जो हमेशा अपने ही वंश को स्थापित करने में षड्यंत्र करते रहते थे, लड़ाइयां होती रहती थी। इसलिए जो है अंतः कलह भी जो है कारण बनता है किसका? पतन का कारण। जिस घर में 4 बच्चे हैं, अगर वो लड़ जाएं तो समझिए उसका पतन निश्चित है। ऐसा ही कुछ हुआ। फिर आता है लोगों का विलासी जीवन। विलासी जीवन, मैंने कहा कि जब समृद्धि आती है तो क्या आता है? विलासता भी साथ साथ ही आ जाती है, निकम्मापन भी आ जाता है। तो क्या हुआ भाई? धन है तो विलासिता में एक और चीज परोसी गई, वो थी वैश्यावृत्ति। सोचिए, उस समय इस हिंदू राष्ट्र में वैश्यावृत्ति को लीगल घोषित किया गया था, कोई कानून नहीं था इसके विरुद्ध, वैश्यावृत्ति कर सकता था आदमी। तो जब उसे खुली छूट दे दी गई तो क्या? वैश्यावृत्ति माना जाता जो है, जो जहाँ रेस्ट हाउस होते रहे, जिनको कहा जाता सराय, वो उनके अड्डे हुआ करते थे। वैश्यावृत्ति वहाँ पर धड़ल्ले से चलती थी, तो पतन होना ही था। तो ऐसे विलासी जीवन। फिर निर्बल सेना। निर्बल सेना क्यों? निर्बल सेना क्यों? क्योंकि जो सैनिक शक्ति के लिए जो सामंत थे, या केंद्र जो था वो सामंतों पर निर्भर था। सैनिक शक्ति के लिए जो केंद्र राजा था वो किसके पर निर्भर करता था? सामंतों पर। मतलब सामंतों की सेना ली जाती थी, फिर उसकी सेना बनती थी। तो सोचिए, एक हिमाचल से ले ली टुकड़ी, एक जो पंजाब से ले ली, एक हरियाणा से ले ली। अब क्या है, उनमें भाषा का भी विपरीतता है, कभी साथ आकर लड़े नहीं है, तो क्या होगा? अनुशासन नहीं होगा, तो इसलिए हार निश्चित होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ये भी कारण बना, एक सारे एक एक करके कारण हम बता रहे हैं कि क्यों अंततः जो है पतन का कारण बने। तो निर्बल सेना भी थी, है ना। फिर बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष। बहमनी, ये बहमनी क्या थे? देखिए, विजयनगर साम्राज्य के ही साथ जो है कुछ रियासतें थी जो जहाँ पर जो शासक थे वो थे मुस्लिम। कौन थे? मुस्लिम शासक थे, जिसमें मुख्यतः आता अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और विदर, 4 ये बड़ी रियासतें आती हैं, और ये ही कहलाती थी बहमनी। ठीक है, यह कहलाती थी बहमनी। तो इन दोनों का शासक, क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र, एक दूसरी तरफ को जो मुस्लिम है, तो इन आपस में जो है वो क्या होती थी, बहुत सारी लड़ाइयाँ चली रहती थी। इसका लड़ाइयाँ लड़ने का मतलब होता है कि धन भी होता है और जन की भी हानि होती है, सैनिक भी मारे जाते हैं। तो ये भी कारण बना पतन का कारण। फिर आ गया अंतिम, जिसको इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर के अलग बार पूछा जा सकता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तालीकोटा की लड़ाई, ये थे विजयनगर और बहमनी के बीच में अंतिम लड़ाई, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का जो है अंत हुआ। एक तरह से विजयनगर साम्राज्य, अंत नहीं बोलेंगे, मतलब उसके पतन को उसने जो है चरम सीमा तक जो पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद जो है अरविंदु भी आते हैं, शासक आते हैं जो शासन करते हैं, लेकिन वो छोटे मोटे शासक साबित हुए और खत्म हो जाता है 17वीं शताब्दी में। तो ये तालीकोटा की लड़ाई निर्णायक लड़ाई थी इस हिंदू राष्ट्र को खत्म करने में। क्या हुआ?
मैंने बताया था आपको सदाशिव राय अंतिम जो है इस सुलभ वंश के जो है अंतिम जो शासक थे, है ना, कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी थे। अब क्या हुआ कि ये कठपुतली थे अपने सेनापति जिसका नाम था राम राय। अपने योग्यता नहीं थी। ये जो राम राय थे ये हमेशा जो है जो मुस्लिम जो राष्ट्र थे उनके अंदर जाकर सीमा में जाकर जो है वो लूटपाट करते रहते थे। तो इससे क्या हुआ, इन मुस्लिम जो शासक थे ये आपस में इकट्ठे हो गए। कौन कौन सी रियासतें याद रखना, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये रियासतें इकट्ठी हुई और इन्होंने अपनी एक सेना तैयार करी। और फिर एक दिन 23 जनवरी 1565 ईस्वी में इन्होंने युद्ध कर दिया। किस जगह के ऊपर, ये तालीकोटा नामक के ऊपर ये लड़ाई लड़ी गई। इसे राक्षसी तागड़ी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। राक्षसी तागड़ी याद रखना, दोनों ही एक ही युद्ध है, दोनों के नाम है ना एक ही है, राक्षसी तागड़ी की लड़ाई और तालीकोटा की लड़ाई। कब हुई, 13 जनवरी 1565 ईस्वी को। और इसमें पूरी तरह से हार हुई किसकी, विजयनगर साम्राज्य की। और माना जाता है कि राम राय को मार दिया गया और इन्होंने मुस्लिम शासकों ने जो है भयंकर लूटपाट करी और विजयनगर साम्राज्य इसके बाद जो संभल ही नहीं पाया। मैंने कहा इसके बाद अरविंदु भी आए लेकिन वो भी संभाल नहीं पाए और बाद में इसका अंत हुआ। ये था इम्पोर्टेंट। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट और भी है वो है प्रशासन। कैसे चलता था प्रशासन, बड़े जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं और फास्ट इसको समझना है। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासन था उनमें सबसे केंद्रीय प्रशासन किसके पास है, राजा के पास है। जैसे कृष्णदेव राय जो मान के चलते केंद्रीय शासन, हम पढ़ रहे हैं कृष्णदेव राय के समय का शासन कैसे चलता है। राजा है सेंटर में और उसके पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो उदंड नहीं है। वो अगर न्याय भी देता है तो सम्मान दृष्टि से सबको देता है, प्रशासन देता है तो सबको बराबर का देता है। अगर किसी को नियुक्त करना है तो वहां पर भी योग्यता क्या है, ईमानदारी और उस पद के लिए योग्य जो इसकी योग्यता है वो मानी जाएगी। शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे, ये खूबी थी राजा की। दूसरे नंबर पर आते हैं मंत्रिपरिषद। अब राजा क्या होता है कि किसी भी विभाग की सलाह लेना, जो मंत्री सलाह देते थे, रखे होते थे हर विभाग के लिए अलग अलग। धार्मिक विभाग कुछ अलग होगा, शिक्षा के लिए कोई अलग होगा, या युद्ध के लिए गृह मंत्री कोई और होगा, ऐसे अलग। जैसे हमारे भी आजकल वित्त मंत्री हैं, कोई और मंत्री है, ऐसे उस समय मंत्री बनाए जाते थे। और माना जाता है कि उस समय 8 से 10 मंत्री जो थे, कितने 8 से 10 मंत्री नियुक्त होते थे, पूरी संख्या पता नहीं है। और इनका कार्य होता था परामर्श देना और राजा का मानना या न मानना उस पर निर्भर करता था, क्योंकि राजा असीम शक्ति उसके पास है। क्लियर हो गया। मंत्री काम क्या करते थे कि अपने अपने विभाग में जाकर जो है कार्य करते थे और उसमें प्रोग्रेस देते थे, जिसमें वित्त विभाग हो गया, धर्म से संबंधित मंत्री हो गए, ये ज़्यादा इनका महत्व था उस समय। फिर आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय होता है, प्रांत होते हैं, फिर देश को प्रांतों में विभाजन। लेकिन उसको प्रांत को, मैंने कहा था प्रांत को प्रांत नहीं बोला जाता, क्या कहा जाता, मंडल। याद रखना, मंडल। और उसका जो सबसे ऊंचा, जिसको सीएम कहते हैं ना, हम कहते हैं आज के सीएम चीफ मिनिस्टर, उसको कहते हैं मंडलेश्वर। क्या कहते थे, मंडलेश्वर। तो माना जाता है कि उस समय जो है की जो संख्या थी वो 6 मानी जाती है। और ये इनके काम क्या होता था, मंडलेश्वर का काम क्या होता है कि उस समय शांति स्थापित करना, और ये सारी चीजें मैं कह चुका हूं कि उनके पास बहुत अधिकार थे। क्या क्या अधिकार थे, सिक्के चला सकते थे, सेना रख सकते थे, नए कर लगा सकते थे, पुराने करों को हटा सकते थे, जो चाहे वो कर सकते थे। उसके बाद आता है प्रांतों के बाद, मंडल के बाद प्रांत हुए मंडल, और उसका अधिकार हुआ मंडलेश्वर। याद रखना ये चीजें। अब आएंगे आगे, क्या बोलते हैं, जिले। जिलों में विभक्त होते हैं ना, प्रांत किस में विभक्त होते हैं, जिले। लेकिन उसको जिले नहीं कहता, उसको कहते थे नाडु। याद रखना, उसका नाम कहा जाता था नाडु, है ना। और नाडु आगे और छोटे, जैसे तहसील, जिला तहसील में होता है ना, तो तहसीलों को कहा जाता था स्थल। क्या कहा जाता था, स्थल। याद हो गया सबको। सबसे ऊपर हो गया पूरा राष्ट्र, देश, विजयनगर साम्राज्य। इसको बांटा है प्रांतों में, जिसे कहा जाता है मंडल। और मंडल आगे जो विभक्त है किसमें, नाडु में। और नाडु आगे विभक्त है किसमें, स्थल में। और स्थल विभक्त है आगे गांव में। इस तरह से इकाइयां थी, ठीक है। गांव सबसे छोटी इकाई थी। क्लियर हो गया। ऐसा जो है वो। और हम पढ़ रहे हैं स्थानीय। तो स्थानीय में माना था सबसे जो निचली जो है गांव जो होता था, उसमें 12 अधिकारी नियुक्त किए होते थे। सोचिए, अगर गांव में ही 12 अधिकारी नियुक्त किए होते थे, ऊपर क्या स्थिति थी। क्लियर हो गया। और सभी का कार्य क्या होता था, सबसे मुख्यतः कार्य होता था कि वहां से
जो लगान है इकट्ठा करना और वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन है लॉ, जो भी बने हैं कानून बनाए हैं राजा ने, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना। जैसे कि आजकल चलता है जिला में, जो जिलाधीश होता है उसका काम है कि वहाँ पर न्याय व्यवस्था को देके शांति बनाए रखने का काम, ऐसे वो शासन चलता है। नाम आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ ये आपने करना। एक और क्वेश्चन आता था वहाँ पर, नायक और अमर नायक कौन थे भाई? नायक और अमर नायक, बड़ी भूमिका है इनकी। नायक जो है, जो सैनिक कमांडर होते थे उनको कहा जाता था नायक, सैनिक कमांडर। आज भी हमारे सेना 3 तरह की सेना है ना, उनका जो कमांडर है, तो ये उसी तरह से क्या थे, नायक कौन हुए? सेना के कमांडर, जिनके पास सेना की टुकड़ियाँ होती थी और इनके अपने दुर्ग होते थे, जहाँ पर रहते दुर्ग बनाया जाता है पहाड़ों के ऊपर, और वहाँ सेना रहती थी। ठीक है, ये कमांडर भी वहाँ पर रहते थे, ये उनके अधिकार। और कभी कभार ये इतने ताकतवर हो जाते थे, कई बार जो हो ये राजा को भी धुआं दे देते थे अगर राजा अच्छा नहीं हुआ तो सैनिक, ये याद रखो। तो क्या हुए? नायक हुए सेना के प्रमुख। फिर आता है अमर नायक, इनको जो है इनको कहा जाता था सैनिक कमांडर, सैनिक कमांडर। दूसरी तरह से समझने की कोशिश की है कि क्या करता कि राजा जो है कुछ भूमि का हिस्सा जो है उस पर प्रशासन चलाने के लिए किसी को दे देता, अपने अधिकारी को दे देता था, और उसे कहा जाता था अमर नायक। क्या कहा जाता था? अमर नायक। अलग से इसको भूमि का टुकड़ा दिया गया है जहाँ पर ये, और ये वैसे ही कार्य करता था जैसे जो है राजा करता था। वहाँ पर अपने सिक्के चलाना, सारा कुछ करना, सैनिक आके रखना, ये सारे काम उसके पास होते थे, और वहीं से टैक्स भी लेना, सारे काम ये करता था। ये भी बड़े ताकतवर होते क्योंकि अपने अधीन जो क्षेत्र होता था उसमें राजा की भांति रहते थे, और वो जो लोग वहाँ के होते थे उसी के प्रति स्वामी भक्त होते थे, उसकी सेना होती थी, सब कुछ था उसके पास। तो अमर नायक भी कई बार जो है इसका दिक्कत में आ जाते थे, राजा लोग इतनी शक्ति इनको दी हुई थी। ठीक है, तो ये नीचे का प्रशासन सारे आ गया, नायक आ गया, अमर नायक आ गया। अब आ जाता है कुछ मंदिर जो है, ये हमने कर लिया था पिछले पार्ट में, लोटस महल। ये मंदिर जो है थोड़ा सा कर लेते हैं। हजारा राम मंदिर, नाम से पता लग रहा है कि ये राम मंदिर है। 1520 ईस्वी में जो इसे, जो सबसे योग्य शासक से जिनका कृष्ण देव राय, उन्होंने बनाया था, लेकिन ये अपने लिए बनाया था, मतलब शाही परिवार के लिए बनाया था, कोई दूसरे लोग इसमें नहीं आ सकते थे, वो प्रॉफिटेड था। ठीक है, राम मंदिर अगर आप देखेंगे इसको जो बनाया गया है कितने खूबसूरती से, और कितने स्तंभ कितने अच्छे सुंदर बनाए गए हैं, और इसके ऊपर कुछ आकृतियां बनाई गई है, ये उस समय की जो है द्रविड़ शैली को जो शो करता है कि कैसे जो लोग वहाँ पर ये बनाते थे, खूबसूरत बनाते थे। तो थोड़ा सा बताया कि अंदर जो है देखेंगे तो गर्भगृह, इसको अंदर जहाँ देवता का स्थापित है, भगवान राम जहाँ स्थापित है, वो है गर्भगृह, मंदिर के हिस्से बताए गए हैं। ठीक है, गर्भगृह। फिर इसका कल्याण मंडप, ये जो बाहर वाला जो पिलर के ऊपर आ गए, ये कल्याण मंडप हुआ, और माना जाता है कि देवी देवताओं के लिए विवाह शादी यहाँ पर होती हैं, और उन्हीं से संबंधित यहाँ जो स्तंभ है उनकी आकृतियाँ भी बनाई गई हैं। विमान ऊपर वाला हिस्सा जो विमान कहलाता है, उसके ऊपर शिखर जो बने हैं ऊपर, ये बहुत ही प्रभावशाली, इसके जो शिखर है उनके ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरत जो है आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो ये है कौन सा? हजारा राम मंदिर। तो याद रखना, ये भव्य और खूबसूरत है। 1520 ईस्वी में कृष्ण देव राय ने इसे शाही परिवार के लिए जो बनाया था, और ये लगभग मैक्सिमम जब पत्थर और ईंट से ही बना है। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट मंदिर जो आता है वो है विरूपाक्ष मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट है, विरूपाक्ष मंदिर। आप देख लेंगे मंदिर जो है इस तरफ को है, और ये अंदर आने वाला प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार है कहाँ? विरूपाक्ष मंदिर को जाने के लिए प्रवेश द्वार है। यहाँ कृष्णदेव राय का क्या संबंध है वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो हम्पी में ये स्थित है विरूपाक्ष मंदिर, और ये शिव भगवान का मंदिर है। इसको पंपा देवी मंदिर भी कहा जाता है। पंपा देवी कौन है? ये ब्रह्मा की पुत्री हुई, इसके बारे में कहानी मानी जाती है, वहाँ पर प्रचलित है कि पंपा देवी ने जो हो वहाँ की जो पहाड़ों में माना जाता है कि वो विरूपाक्ष थे, शिव थे, और उनको जो है वो पति बनाना चाहते थे, उनकी आराधना करना चाहते, उन्होंने उसको डटकर जो है आराधा, और अंततः जो सफल भी हो गए। और आज भी दक्षिण भारत में इन दोनों की शादी जो है करवाई जाती है, धूमधाम से करवाई जाती है, ऐसा त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है। तो पंपा देवी कौन हुए? ये हुए ब्रह्मा की बेटी, जिसने तपस्या करी शिव की, किसके लिए? कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और बाद में खुश होकर ये सारी चीज़ें हुई। तो विरूपाक्ष हुए शिव भगवान। ठीक है जी। यहाँ पर जो है जो मंदिर बना है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो कृष्णदेव राय का नहीं, यानी कि कृष्णदेव राय का कंट्रीब्यूशन का है। जो बाहर जो गोपुरम बना, जहाँ प्रवेश द्वार है उस मंदिर को जाने के लिए, वहाँ पर एक गोपुरम बनाया है, स्थापित किया है। ये अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, इतना खूबसूरत बनाया गया, इतनी सुंदर आकृतियाँ इसके ऊपर जो है वो बनाई गई है। महाभारत से संबंधित, याद रखना, यहाँ महाभारत की जो है जो भी रहा है, महाभारत में क्या क्या हुआ वो घटनाक्रम सारे जो है वो बताए गए हैं इस गोपुरम में। और ये 52 फीट हाइट है। कितनी है? 52 फीट इसकी जो है हाइट है। तो इसके लिए ये
विरूपाक्ष मंदिर जो है विख्यात है इस गोपुरम के, जिसको बनाया था कृष्णदेव राय ने। क्लियर हो गया जी। फिर नेक्स्ट आता है एक और मंदिर जिसका नाम है विट्ठल स्वामी मंदिर। ये विट्ठल स्वामी मंदिर देखिए ये खूबसूरत है, ये अलंकृत है। सबसे खूबसूरत अगर उस समय मंदिर बनवाया है तो वह विट्ठल स्वामी मंदिर जो है विष्णु भगवान को समर्पित, विष्णु भगवान याद रखना, विष्णु भगवान को समर्पित। ये मंदिर का मेन हिस्सा है। मंदिर के बाहर ऐसा जो है रथ भी है जो बहुत खूबसूरत, और ये गोपुरम है। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। इसे भी 1513 ईस्वी में 1513 ईस्वी में इसे कृष्णदेव राय ने जो है शुरू किया था। 1513 में शुरू किया था, बन के ये तैयार नहीं हुआ था। फिर आगे से आगे जो है उत्तराधिकारी ने इसे पूरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यह अधूरा रह गया। फिर आप देखेंगे यहाँ गोपुरम जो है ऊपर अभी अधूरा पड़ा है, तो मतलब ये पूरा नहीं किया गया था। क्लियर हो गया। फिर आ जाता है कि इसे आम लोगों के लिए बनाया गया था। हजारा राम मंदिर अपने लिए बनाया गया था, और विट्ठल स्वामी मंदिर यहाँ पर कोई भी आकर जो है वो दर्शन कर सकता था भगवान के लिए, सभी के लिए जो है जा सकते हैं। और मैंने कहा कि सबसे पहले क्या कि अलंकृत है, 1513 ईस्वी से बनाना शुरू किया था कृष्णदेव राय। 14वीं शताब्दी में कैसे लोग रहे होंगे, उस समय इतने बड़े औजार भी नहीं थे, मशीनें भी नहीं थी, अपने हाथ से थोड़ी सी भी गलती होगी सारा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे खूबसूरत बना जो है विट्ठल स्वामी मंदिर उसमें। और याद रखना इसके स्तंभ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो पर शिखर है स्तंभ में ये 48 संख्या याद रखिए, इसकी 48 इसके पिलर है मंडप के। और यहाँ पर जो बाहर जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो एक और खूबसूरत जो कृति है वो है वहाँ का रथ जो बाहर रखा गया है। और उसके रथ में देखिए, उसके पहिए देखिए, हर चीज इतनी खूबसूरती से जो तराशी गई है कि पूछिए मत। तो इसके लिए जाना था विट्ठल स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर के बाद जो है एक छोटी सी और चीज मैं आपको बता दूं। फिर आता है एक स्त्रियों की स्थिति के बारे में। मैंने आपको कहा था कि उस समय स्त्रियों की स्थिति जो समूची तौर पर अच्छी थी, क्योंकि स्त्रियों को बराबर का दर्जा उस समय प्राप्त था। आप कहेंगे बुरी नहीं थी, हाँ बहुत सारी बुरी बातें उसमें शामिल हो चुकी थी, जैसे कि छोटी आयु में, अल्प आयु में भी विवाह कर दिया जाना, लेकिन वैश्यावृत्ति बहुत थी वहाँ पर, वैश्यावृत्ति। लेकिन सोचिए इसके बावजूद भी वहाँ पर स्त्रियों को जो शिक्षा दी जाती थी, मल्ल युद्ध की भी दी जाती थी। सोचिए अपनी तलवार चलाना, अपनी सुरक्षा करना, वो भी उसको सिखाया जाता था। क्लियर हो गया। और यही नहीं, उस समय की एक विदुषी है जिनका नाम याद रखना, गंगा देवी। गंगा देवी उस समय की विदुषी रही है, इतिहास में इनका नाम दर्ज है। एक और आ जाता है कि ये मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं, तो याद रखना ये द्रविड़ शैली। ये द्रविड़ कौन है? माना जाता है कि जब हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वहाँ के जो लोग थे जब आ रहे उन्होंने आक्रमण किया, तो यही लोग नीचे की तरफ दक्षिण भारत में इनको जाना पड़ा, और इनको ही कहा गया द्रविड़ लोग। ठीक है, तो इनकी जो शैली है वो है द्रविड़ शैली, इनके नाम पर पड़ा इनके द्रविड़ शैली। तो इसमें ये मंदिर बनाए गए हैं, एक नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। अब जो मैं करने वाला हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से जो अभी तक हमने पढ़ा उसको मैं फिर से जो करने वाला हूँ, यही अब बताएंगे। ओके, बताना उसका महत्व क्या है। 1336 बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? हरिहर और उगाना ने करे। ये दोनों कौन थे? भाई थे। दोनों क्या थे? भाई। और सोचिए भाई भी कैसे, यहाँ तो राज्य के लिए लड़ते हैं लोग आज। सोचिए जब ये सक्सेस हो गए दक्षिण में राज्य स्थापित करने में, तो सबसे बड़े भाई ने पहले राज किया, और उसकी मृत्यु के बाद दूसरे भाई ने शासन किया। हरिहर पहले बने और बुक्का दूसरे राजा बने। क्लियर हो गया, ये सीखने की बात है। तो ये 1336 क्या हो गया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। यस, नेक्स्ट डेट बताइए। 1509 से लेके 29 कृष्णदेव राय ने शासन किया। कृष्णदेव राय ने शासन किया। अरे रिवीजन है यार, रिवीजन की तरह लगना चाहिए। कृष्णदेव राय ने शासन किया था 1509 से लेकर 1529। नेक्स्ट डेट आ गई है 1565, तालीकोटा की लड़ाई। कौन हारे थे? विजयनगर हार गया था। नेक्स्ट हो गया, इसको याद होना, राक्षसी तागड़ी की लड़ाई भी कहा जाता है। राक्षसी तागड़ी की लड़ाई भी कहा जाता है, दोनों ही नाम इसी के। हाँ जी, 1674 विजयनगर का पता है। हाँ, विजयनगर का पता है पक्का? हाँ, विजयनगर साम्राज्य का अंत या पतन। नेक्स्ट हम्पी की खोज। हाँ, 1815 हम्पी की खोज नहीं है उसी से रिलेटेड, हम्पी से रिलेटेड। करिए 1815। 1800 में वो व्यक्ति आया, हम्पी का सर्वेक्षण किया। मंदिर की खोज की थी।
अरे 15 में क्या हुआ? 1815 में उसे बनाया गया, सर्वेयर जनरल बनाया गया, प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया। कब? 1815 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1815। किसे? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। किसे बनाया गया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। आगे 1902 जॉन मार्शल ने 1902 ईस्वी में, इनका नाम भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता था कई बार, 3 नंबर के क्वेश्चन। जॉन मार्शल कौन थे? इनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा हम्पी के लिए खासतौर पर, कि 1902 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? संरक्षण का कार्य, संरक्षण देना। जितनी भी चीजें जो है, जो मिली थी खुदाई में, जिनसे ज्ञान मिल सकता था, या उस समय के जो साहित्य थे, जो साहित्य लिखे गए थे उन लोगों के द्वारा, वो भी उसने स्टडी किए, पढ़े। और खास तौर पर जो पंपा देवी का मंदिर है, जो दूसरे हजारा, इनको जो पुजारी थे, उनकी जो जनरेशन थी आगे के आगे, उनसे भी ज्ञान हासिल किया और फिर नया ज्ञान दिया हम्पी के बारे में। तो कहने का मतलब, हम्पी के बारे में जो जानकारी आज हम पढ़ रहे हैं, वो कौन है, किसके द्वारा दी गई है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ये इनका योगदान रहा है। समझ गए? तो जॉन मार्शल के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। अलग बात है कि सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया, किसने इसको सामने दिखाया, बताया कि दुनिया को, कि देखिए ऐसा भी कोई समृद्ध राष्ट्र था एक टाइम, एक समृद्ध राष्ट्र था 14वीं शताब्दी में। क्लियर हो गया? तो अपने आप में प्राउड करने वाली बात है, लेकिन उसको पूरी तरह से उजागर करने वाले थे जॉन मार्शल। क्या नाम था? नेक्स्ट है 1976। जब ये नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ, भारत हम आजाद हुए, तो आजाद होने के बाद कुछ क्षेत्रों को जो है सरकार ने, भारतीय सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया कि वहां पर खर्च किया जाएगा और इसे वैसे रखा जाएगा, बताने के लिए कि देखिए हमारे देश में कैसे कैसे जो है वो राज्य स्थापित हुए हैं। तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय महत्व का स्थल। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महत्व का स्थल। कब घोषित किया गया? 1976 में। 1986। उसके 10 साल के बाद सोचिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को एक जो है संस्था है, जो विश्व के ऐसी साइट्स जिनका कोई महत्व है, इंपॉर्टेंट है, बताने के लिए वर्ल्ड को, ये देखिए ये भी एक साइट है जिससे हम सीख सकते हैं कुछ, तो उसको भी घोषित किया यूनेस्को ने। इसे अब राष्ट्रीय नहीं रहेगी ये, अब ये अंतरराष्ट्रीय बन गई, अंतरराष्ट्रीय महत्व की बन गई। तो यूनेस्को ने अब इसको अपनी धरोहर घोषित कर दिया। कब? 1986 में। क्लियर हो गया? आज के लिए काफी हो गया? ओके, थैंक यू।